हेलो क्लास 12 स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए थिक कंडक्टर। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th में हैं तो टोटल 65 डेरिवेशन है फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, जिसको हम एक ही प्लेलिस्ट में अरेंज कर रहे हैं स्टूडेंट। और इससे पहले हमने 11th डेरिवेशन कर लिया है और आज 12वां डेरिवेशन है, 12th डेरिवेशन है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए थिक कंडक्टर। थिक कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, उस पर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसको डिराइव करते हैं। तो स्टूडेंट, कोई भी मैं ये मान लेता हूँ ये थिक कंडक्टर है, कोई भी रैंडम शेप का ये थिक कंडक्टर है। तो आपको एक बात पता होगा कि थिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट? जीरो होता है। ये हम सब लोग को पता है। और मान लीजिए ये चार्ज इसके सरफेस पे फैला हुआ है, ये चार्ज इसके सरफेस पे फैला हुआ है और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इसके यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस इस तरह से ले लिया। गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक क्लोज सरफेस होता है जो हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के लिए लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस लिया मैंने वो सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। तो देखिए सुनिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? तो इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा होगा, इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ही नहीं, और ऊपर जो लैटरल सरफेस है उनसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा। इसको फील कराने के लिए बस आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए बेटा मेरा हाथ ये सरफेस है और वो मैंने इस तरह से छोटा सा सिलेंडर इसके अंदर मान लिया, ये बहुत बड़ा सिलेंडर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज से कैसे निकलेगी? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? इस तरह से निकलेगी। तो इस तरह से निकलेगी तो इस सिलेंडर के केवल इस वाले सरफेस से, जो ढक्कन है यहाँ पे जो कैप है, इसी से पास करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी से पास नहीं करेगी। क्यों स्टूडेंट? बाकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इससे जा रही है, तो केवल इसी वाले सरफेस से पास करेगी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। और बेटा ऊपर ऊपर अगर आप फ्लक्स से भी चले तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? जीरो। एरिया वेक्टर इसका क्या आएगा? बाहर की तरफ। याद रखिएगा एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो इनके बीच में एंगल आएगा जीरो। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? अब ऊपर वाले हिस्से का एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90। तो 90 बनेगा स्टूडेंट, तो इससे भी फ्लक्स नहीं आएगा। कहीं भी देख लीजिए, यहाँ भी देखेंगे तो भी 90, यहाँ भी देखेंगे तो भी 90, यहाँ भी देखेंगे तो भी 90, क्योंकि एरिया वेक्टर इसका ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो 90 बनेगा। तो यानी अगर यहाँ पर टोटल मैं 3 सरफेस बोलता हूँ, सरफेस का नाम रखता हूँ स्टूडेंट, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है और ये तीसरा सरफेस है। ठीक है, ये पहला, दूसरा और तीसरा सरफेस है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, बेटा यहाँ पे गॉस लॉ का फॉर्मूला लिखेंगे। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? E.dA इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ 3 सरफेस है, तो मैं इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख लूंगा। ई डॉट, ये 3 सरफेस मिलके एक क्लोज सरफेस बना रहे हैं। E.dA1 प्लस E.dA2, E.dA2 प्लस E.dA3, E.dA3, ये 3 सरफेस है। देखिए ई डॉट, ये 1 सरफेस है, ये 2 सरफेस है, ये 3 सरफेस है। तो देखिए स्टूडेंट, DA1 से E.dA1 तो ठीक है, इसमें एंगल कितना बन रहा है? E.dA1 cos 0। बेटा डॉट प्रोडक्ट अगर आप खोलेंगे तो देखिए DA1 का एरिया वेक्टर किधर है? इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 0। दूसरी बात है स्टूडेंट, DA2, तो DA2 में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल की बात करूं, EDA2, तो ये cos 90 हो गया। यहाँ पे क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए स्टूडेंट, ये cos 90 हो गया, तो cos 90 आएगा। और प्लस थर्ड वाले सरफेस की बात करिए, तो थर्ड वाले सरफेस में एरिया वेक्टर तो इसका इधर आएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बच्चों, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 × DA3। अब कुछ भी एंगल उससे फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल्स टू क्यू इन। बेटा इसके अंदर कितना अंदर चार्ज आएगा? तो जितना इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही इसका एरिया आएगा
कंडक्टर का एरिया इसके सिलेंडर के अंदर आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो मान लीजिए ये एरिया ए है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा स्टूडेंट सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए कैसे, बेटा ये ढक्कन के बराबर ही तो यहाँ पे ये इसका एरिया इसके अंदर होगा, जैसे इस ढक्कन का जो एरिया होगा उसको ए कह रहा हूं मैं, उसी के बराबर एरिया तो ये सिलेंडर, ये जो कंडक्टर है उसका ये कवर कर रहा होगा। इस एरिया के ऊपर चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए रख दीजिए इसमें। ई डी ए कॉस जीरो, तो बेटा ई डी ए ये तो टर्म रह जाएगा, ई डी ए वन बचेगा यहाँ पे, ई डी ए वन बचेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट जीरो, कॉस 90 क्या होता है जीरो, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो ये क्या हो जाएगा जीरो, और साथ में क्या बचेगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी होगा स्टूडेंट, साथ में बचेगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्यू इन अपॉन ये लिख दिया हमने। इसके बाद क्या करिए स्टूडेंट, ई को बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन से, तो ई डी ए वन इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बाहर क्यों लिया, तो हमेशा आपको समझाया था मैंने गॉस लॉ में कि ई इज कांस्टेंट, ई को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। कैसे पता आपको कि ई कांस्टेंट है, बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री हमें पता है कि ई कांस्टेंट है। कैसे, बेटा इसका मैं कोई भी छोटा सा डी ए वन ले लूं, तो ये सब इससे इक्विडिस्टेंट है, तो कोई भी, जैसे ये वाला डी ए वन लूं, डी ए का मतलब क्या है, छोटा सा एरिया, ये वाला डी ए लूं, ये वाला डी ए लूं, ये वाला डी ए लूं, इस कंडक्टर से सेम दूरी पे है, तो अगर यूनिफॉर्मिटी से ये बोल सकता हूँ कि इस वाले डी ए वन के लिए जो ई होगा, बाकी सारे डी ए वन के लिए वही ई होगा, तो इसको हमने बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन क्या करता है बच्चों, जोड़ता है, तो अगर छोटे छोटे डी ए वन को जोड़ोगे तो ये टोटल